अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, देखो अब की बात जो रिलेशन आर है वो किस सेट पर है बच्चों? नेचुरल नंबर। और आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट सेट होता है। स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर जिस सेट पे रिलेशन हो डिफाइंड, अगर वो फाइनाइट है तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे, अगर वो इनफाइनाइट है तब हम नहीं लिखेंगे। लेकिन इस वाले सिचुएशन में हम लिखेंगे क्योंकि इसमें कंडीशन बोला हुआ है कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? x है तो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, लेकिन 4 से छोटी नेचुरल नंबर 3 ही तो है, 1 2 3। ठीक है, देखो कि इस रिलेशन में ये जो रिलेशन है सेट n पे डिफाइंड है, और सेट n पे डिफाइंड होने का मतलब क्या है? जो रिलेशन r है वो सेट n पर है। इसका मतलब जो रिलेशन होगा बच्चों वो सबसेट और इक्वल टू किसका होगा? n इंटू n का। समझे? इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि n इज रिलेटेड टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबर के साथ ही, a का रिलेशन a के साथ ही, लेकिन हमेशा सेट a होता था। इस बार सेट a नहीं, सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? चलो चेक करते हैं कि इस रिलेशन में टोटल कितने ऑर्डर पेयर आएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑर्डर पेयर तो हमेशा हर एक ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। लेकिन अभी हम जितने भी रिलेशन पढ़ रहे हैं वो रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइंड है। इसका मतलब हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों एलिमेंट किस सेट से बिलोंग होंगे? जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। अभी रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइंड है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। इसका मतलब x भी नेचुरल नंबर होगा और y भी नेचुरल नंबर ही होगा। समझे? ठीक है, चलो चेक करते हैं कि इसमें टोटल कितने ऑर्डर पेयर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना होगा? 6। देखो ना, 5 + 1 6, सो सिंपल। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा y कितना होगा? बोलो बोलो। हाँ 7। कह रहे सुन थोड़ी रहे हो आप, फील आ जाती है ना। ठीक है, 1 6 2 7। और जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना होगा बच्चों? 8। x की वैल्यू 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है कि x इज लेस देन 4। देखो ना, x 4 से छोटा होना चाहिए। ओके, अब हमें चेक करना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यार कोई भी देखते ही बता देगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत सारे, 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट, सभी के डबलेट होने चाहिए थे। यहां पर एक के भी डबलेट नहीं है। कैसे लिखेंगे फिर हम? a, a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, a, a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल, फॉर ईच स्मॉल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल, मतलब कि नेचुरल नंबर में से कोई सा भी एक एलिमेंट लो a, हमने 1 ले लिया तो क्या 1, 1 है? नहीं है ना। बस कोई दूसरा लो, जैसे 3 ले लिया तो क्या 3, 3 इस रिलेशन में है? नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना कि किस पॉइंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे उसको। सिमेट्रिक, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके उल्टे भी होने चाहिए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस रिलेशन में उसके उल्टे भी होने चाहिए। अरे 1 6 तो है, इसका उल्टा 6 1 का है। एक ऑर्डर्ड पेयर का भी अगर अपोजिट नहीं है हम डायरेक्टली बोल देंगे वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता। लिखेंगे कैसे? 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव में वही ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब कि इफ a, b belongs to R and b, c belongs to R, then
क्या इंप्लाइज क्या करता है बच्चों, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए बी बी सी अगर है तो ए सी ढूंढो। ए सी मिलेगा ट्रांजिटिव होगा, अगर ए सी नहीं मिला ट्रांजिटिव नहीं होगा, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर रिलेशन में ए बी तो है लेकिन ये जो बी सी है वो है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन होने के बाद ए सी होना चाहिए था ना। अगर ये और ये है तब ए सी ढूंढो, अगर ए बी तो है लेकिन बी सी है ही नहीं तो ए सी कैसे ढूंढोगे? तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है जिसमें बी सी ना मिले। यहां पर चेक करते हैं इस वाले रिलेशन में। ओके देखो 1 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है? नहीं है। 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। 3 8 है, 3 8 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है क्या इस रिलेशन में? नहीं है। हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। क्यों? ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं, और जब बी सी ना हो तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं वो ट्रांजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे हम लोग कि क्लियरली वी सी दैट here in given relation AB belongs to R but BC does not belongs to R, hence we say that given relation is transitive relation। understood? देखो बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोला हुआ है कि रिलेशन R इन द सेट ऑफ A, रिलेशन R इन द सेट A में टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों? 6। इसका मतलब फाइनाइट सेट है, हम काउंट कर सकते हैं। ओके, रिलेशन आर किस सेट पे बच्चों? सेट ए पर है ना। इसका मतलब जो रिलेशन है वो सबसेट और इक्वल टू होगा किसका? ए क्रॉस ए का। अब तो बताते बताते थक गया हूं। इसी को पढ़ने का दूसरा तरीका क्या होता है? ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। ए का रिलेशन ए के साथ ही, ठीक है, ए का मतलब कि सेट ए का रिलेशन ए के साथ ही है। ओके, जो रिलेशन डिफाइंड है इस सेट ए पर वो क्या है कि इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, ठीक है, लेकिन y इज डिविजिबल बाई x, ये रूल है। x और y जो भी लिखोगे ना आप ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट, उसमें से जो दूसरा वाला एलिमेंट है यानी कि y पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस लाइन को समझते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब हो सकता है मे भी किसी को ना पता हो, समझते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x का मतलब क्या है। ठीक है, देखो इसका मतलब है बच्चों, इस लाइन का मतलब कि y इज डिविजिबल बाई x, y किससे डिवाइड हो रहा है? x से, इसका मतलब y अपॉन x, सिंपल मतलब है, समझे, y अपॉन x। इसका मतलब y को कौन डिवाइड दे रहा है? x डिवाइड दे रहा है, समझे। और डिवाइड देने पर बच्चों हमेशा याद रखना, डिवाइड देने पर जो आएगा, डिवाइड देने के बाद जो बचेगा वो इंटीजर होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है, समझे। डिवाइड देने पर, डिवाइड दे दोगे उसके बाद जो बचेगा वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। अंडरस्टूड? एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब 4 अपॉन में 2 हम लिख सकते हैं। अब जब हम इसको डिवाइड देंगे इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है ना, तो क्या ये जो 2 है वो इंटीजर है या नहीं है? है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है 4 इज डिविजिबल बाई 2, ये बिल्कुल ट्रू है, मतलब बिल्कुल सच है, ट्रू बात है, सही बात है। एक ऐसा लेते हैं जो ट्रू नहीं है, 3 अपॉन में 2, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं इसको कि 3 इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन ये बात गलत है। कैसे? जब आप इसको कट करोगे बच्चों तो ये आएगा 1.5, ये आ रहा है 1.5 आ रहा है ना, लेकिन ये 1.5 रेशनल नंबर है, इंटीजर, ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब इसको हम इस अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते कि 3 इज डिविजिबल बाई 2। डिवाइड होने के बाद जो आए वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, समझे? चलो, समझ में आया? देखो अब
कि अब हम चेक करते हैं कि इस रिलेशन में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्योंकि सेट तो फाइनाइट है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, जिसको अगर जो सेट है वो इनफाइनाइट हो तब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट मत करना, उसको हम स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, समझे? ठीक है, देखो हंस रहे हो हैं? ये ना, देखते हैं इस रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड वाला फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? 1,1 देखो ना, 1/1 = 1 और ये जो r है वो इंटीजर ही तो है। इसका मतलब हर एक नंबर खुद को तो डिवाइड दे ही सकता है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा। इस वाले लाइन से करो ना, इस वाले लाइन को इस पे अप्लाई करो। देखो बोला हुआ था y इज डिविजिबल बाई x, सेकेंड वाला पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए, सेकेंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिवाइड हो तो रहा है, 2/2 करोगे 1 आएगा, डिवाइड हो तो रहा है, बिल्कुल क्लियर, सही कर रहे हैं हम लोग। आगे देखें, 3,3 भी आएगा, 4,4 भी, 5,5, 6,6, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से तो डिवाइड होगा ही। अंडरस्टूड? अब चेक करते हैं और क्या। अब एक बार बताओ, 1,2 भी होगा, 1,2 क्योंकि 2/1 करोगे = 2, इंटीजर है, 2 इज डिविजिबल बाई 1, इसका मतलब ये है, समझे? ये y हो गया और ये x हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा लेकिन समझना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? 2 इज डिविजिबल बाई 1 होता है, अंडरस्टूड? ठीक है, 1 2 को भी डिवाइड दे देगा, 1 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। इसका मतलब सारे ऑर्डर पे रहेंगे। देखो 1 3 1 4 1 5, कहीं जाने का मन कर रहा है मत जाओ, इतना मुश्किल से तो वीडियो तक पहुंचे हो, पूरा अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझो, इसके बाद देखना जो भी देखने का मन है, ठीक है ना? देखो जरा ध्यान से, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, फिर से बता रहा हूं, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ना, उन हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि रूल ही वही था। इन दोनों एलिमेंट के बीच का रिलेशन यही है, ठीक है? ये बात हो गया। और चेक करो, 1 का तो सब हो गया, 2 3 को डिवाइड देगा? बिल्कुल नहीं देगा। 2 4 को दे सकता है, 2,4। उसके बाद 2 5 को नहीं, लेकिन 2 6 को तो हो ही सकता है ना? देखो कैसे, 6 इज डिविजिबल बाई 2, कितना आएगा? 3 आ रहा है, और 3 क्या है? इंटीजर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और चेक करो, 3 1 नहीं होगा, 3 2 बिल्कुल नहीं, 3 3 हमने लिख दिया, ये देखो। 3 4 नहीं, पॉइंट में आएगा, 3 5 पॉइंट में आएगा, लेकिन 3 6 होगा। समझ में आ रहा है ना? 3 का भी खत्म। अब 4 का चेक करो, 4 1 नो, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 होगा, हमने लिख दिया। 4 5 पॉइंट में आएगा, 4 6 नहीं होने वाला, ये भी पॉइंट में आएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आएगा, 5 5 लिख दिया, लेकिन 5 से छोटे वाले के लिए नहीं आएगा। 5 6 नहीं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 बिल्कुल नहीं, 6 6 होगा, वो हमने लिख दिया। इसका मतलब इस रिलेशन में टोटल इतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। देखो लिखने का तरीका ना सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया ना वैसे ही। अब हम इसमें डायरेक्ट बताएंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो जितने भी सेट ए में एलिमेंट है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, टोटल 6 है ना, क्या इन 6 का डबलेट है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, हम लिख देंगे ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे लिखोगे? A, A belongs to relation for all A belongs to set A, सिंपल। अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। बाबू सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखने के लिए डबलेट वाले को मत देखो, वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है? डबलेट पे नजर नहीं होनी चाहिए, डबलेट को छोड़ो। एक बात बताओ ना, देखो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 यही हो जाएगा, इस वजह से डबलेट को हम इग्नोर करते हैं। डबलेट को छोड़कर जो अदर ऑर्डर्ड पेयर है उसको देखो। ये तो पूरा डबलेट है,
1 2, क्या कहीं पर भी 2 1 है? कहीं पर भी चेक करो। 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है ही नहीं। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। लिख लेना अपने आप ही। ट्रांजिटिव, डबलेट नहीं देखना। 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4, 1 2 है, 2 4 भी है, तो 1 4 भी होना चाहिए ना। 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 होना चाहिए। 1 4 है, ये देखो है। ठीक है, फिर से देखते हैं। 2 से स्टार्ट होने वाला एक और भी है, 1 2 2 6। एक बात मैं बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा सिंपल, कि इस 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी है ना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है, समझे? हर एक ऑर्डर्ड पेयर को। 1 2 2 4, तो 1 4 था। 1 2 2 6, तो 1 6 ढूंढो, 1 6 भी है। 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। अब आते हैं यहां पर 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। 1 3 3 6, तो 1 6 ये देखो है। 1 3 3 6, तो यही होगा ना AC, तो AC ये रहा। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे देखते हैं 1 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है? 1 4 तो है, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। डबलेट को नहीं चेक करना, डबलेट को चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा खाली पीली। 1 5, 5 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। ये कौन सी सिचुएशन है? AB तो है लेकिन BC नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव अभी तक है। 1 6, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं, कोई नहीं है। डबलेट को नहीं देखना, अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा वो। 2 4, 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 2 6, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हमने चेक किया उसके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, समझे? फिर से बोल रहा हूं, ट्रांजिटिव में AB BC AC होना चाहिए। अगर AC नहीं है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है।